नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज जुलाई महीने की 28 तारीख है, जहां पेरिस में ओलंपिक मैच हो रहा है, खेल हो रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कल योजना आयोग, जिसे अब मोदी सरकार में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, उसकी बैठक हुई। अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने इसका बहिष्कार किया। भले ही इसमें मोदी सरकार को समर्थन देने वाले प्रमुख घटक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार न पहुंचे हों, पर वह इस बैठक में महत्वपूर्ण भागीदारी रही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की। बैठक में भले ही उत्तराखंड के सहित अन्य भाजपा प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति जरूर रही, पर चर्चा में रही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। और कल से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है। बैठक में क्या नतीजा निकलता है, ये बैठकें जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए होती है, वहीं सरकार की भावी योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाए, इस पे भी विचार होता। इन तमाम झमेलों से हटकर हम उत्तराखंड की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। जैसे ही हमने इस नीति आयोग की बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री से मिलते हुए देखा, तो हमारे दिलो दिमाग में एक ही प्रश्न उठा, एक ही आह उठी, काश उत्तराखंड में भी कोई चंद्रबाबू नायडू जैसा दिशावान नेतृत्व होता, जो अपने प्रदेश के हक हकूकों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के भविष्य निर्माण के लिए काम करता। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र के विभाजन के बाद, तेलंगाना बनने के बाद, जिस प्रकार से आंध्र प्रदेश को अपनी एक प्राचीन राजधानी के नाम पर एक नया नगर, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त राजधानी बनाने का संकल्प लिया और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों द्वारा करा। 2015 में इसकी नींव अमरावती की। तो मुझे बहुत चुभी ये बात। एक तरफ हमारे यहाँ नकारे मुख्यमंत्री हैं, नकारे सरकारें हैं, नकारे जनप्रतिनिधि हैं, जो अपने हक हकूकों के प्रति निरंतर उदासीन हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना के जैसे मुख्यमंत्री हैं, आंध्र प्रदेश के जैसे मुख्यमंत्री हैं, बिहार के जैसे मुख्यमंत्री हैं, जो अपने प्रदेश के हितों के लिए निरंतर केंद्र सरकार पर दबाव डालते हैं। अमरावती वह जगह है जो सातवाहन राजवंश की राजधानी रही, जिस पर मौर्य से लेकर इक्ष्वाकु, चोल और आदि कई शासकों ने शासन किया। कृष्णा नदी के दक्षिण तट पर बसी ये अमरावती में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, जो प्राचीन राजधानी थी, वो तेलंगाना बनने के बाद हैदराबाद में जब चले गए,
तो एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न हैदराबाद आंध्र प्रदेश के जनमानस के माथे थे कि हमारी राजधानी कहाँ बनी। उस समस्या का समाधान करने का काम आंध्र प्रदेश को तकनीकी दृष्टि से देश के सबसे श्रेष्ठ राज्यों में की पंक्ति में शुमार करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने दिया। उन्होंने वो अपने प्राचीन गौरव को वर्तमान से जोड़कर भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक सपना देखा था, और उस सपने को कैसे पूरा करना है उसके लिए उन्होंने स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इसका शिलान्यास किया, और 4 साल में वो महानगर, वो राजधानी तैयार करके बैठा। इतना महान काम किया। भले ही उसके बाद चुनाव में जनता अदूरदर्शी होती है, सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाती, या कुछ कमियां चंद्रबाबू नायडू के शासन में रही हो, तो वहां पे जगन रेड्डी का शासन आया, जिसने उस राजधानी के युगांतरी परियोजना पर को वो दिशा नहीं दी जो चंद्रबाबू नायडू के सपने। चंद्रबाबू नायडू का दृष्टि इससे जाती है, परीक्षित होती है। उन्होंने जो केंद्र सरकार से मिलने वाला आंध्र प्रदेश के लिए एम्स था, उसे भी अमरावती में बनाने की कोशिश। कितनी दूरदृष्टि। और उत्तराखंड के नेताओं को देखो कि जो राजधानी गैरसैंण में बनी है, जहां बहुत रमणीक और हिमालयी राज्यों में बहुत सुंदर विधानसभा भवन बना है, उस भवन को आगे बढ़ाने की जगह, उसका विकास करने की जगह उच्च न्यायालय बना देते हैं नैनीताल, जहां गरीब आदमी खड़े न हो सके, जहां नैनीताल वहां आम पर्यटन नगरी है, पर्यटन नगरी, और वो 12 महीने पर्यटक रहते हैं, तो आम जनता के लिए वहां पे खड़ा होना भी बड़ा दुश्वार है। और जो एम्स केंद्र से मिला उसे एक ऋषिकेश में बना दिया। ऋषिकेश में तो वैसे भी सुविधाएं हैं, वो दिल्ली से लेकर अन्य स्थानों पे जा सकते हैं इलाज। ऋषिकेश में भी बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हैं। अस्पताल की कमी कहाँ थी? दूरस्थ लोगों को जहाँ राजधानी बन रही थी वहाँ करते, गैरसैंण में एम्स बनाते तो पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को काफ़ी राहत मिलती, वातावरण बहुत अच्छा। और दूसरा एम्स दिया वो कुमाऊं मंडल के तराई में उधर फेंक दिया। अरे भैया, आपका दृष्टिकोण क्या है? आप किस प्रकार से आपका सोच है? राज्य जबकि उत्तराखंड पहले बन गया, आंध्र प्रदेश का विभाजन बाद में हुआ, परंतु आंध्र प्रदेश के नेताओं ने किस प्रकार का महत्वपूर्ण काम किया। वहां पे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नींव रखी यार ऋषिकेश में, और वहां भी भर्ती हो रहे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ बाहर। एक बार 700 की 700 भर्ती निकली, वो भी राजस्थान वालों को सौंप दी गई। तो उत्तराखंड वालों को किस प्रकार से लाभ होता होगा अगर सीमांत क्षेत्र जहां पे चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो 6 दशक में एक स्वप्न देखा था, चंद्र सिंह गढ़वाली, कि राजधानी यहाँ पे एक सुंदर शहर बसाया जाए,
जो स्वप्न देखा था उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों ने 1992 में जिसे राजधानी घोषित की थी चंद्रनगर से गैरसैंण, और जिसके लिए उत्तराखंड राज्य आंदोलन के समय आंदोलनकारियों ने जिसको आत्मसात किया था, और जिसके लेके राजधानी गैरसैंण और राज्य उत्तराखंड को लेके एक आवाज और दमन सहे थे मुलायम सिंह राव मुलायम से लेकर तमाम अलोकतांत्रिक सरकारों के, सादत नदी बाबा मोहन उत्तराखंडी से लेकर कितने। मुलायम सिंह जो घोर विरोधी था बाद में उत्तराखंड राज्य का, उन्होंने भी अपने शासनकाल में 94 में अपने शहरी विकास मंत्री डॉक्टर रमाशंकर कौशिक के नेतृत्व में कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो, उस समिति ने लोगों की राय शुमारी ली थी। उस समिति ने बताया था, अपना निष्कर्ष दिया था सरकार को कि प्रदेश के अधिकांश लोग 68% लोगों ने गैरसैंण के पक्ष में, परंतु जब राज्य बना तो राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का शासन जब आया तो नित्यानंद जी को उत्तराखंड के भले ही देहरादून में मोह रहा हो, हरियाणा मूल के कहा जाता है, परंतु उन्होंने भी इस पर निर्णय नहीं लिया। 2002 में जो एक राजधानी चयन आयोग बना के इसको लटकाने का काम किया गया, और दीक्षित पूर्व न्यायविद वीरेंद्र दीक्षित के नेतृत्व में एक समिति बनी जिसने 2008 तक इस मामले को लटकाए रखा और निर्णय दिया कि नहीं, गैरसैंण आम जनता के लिए। ये पहले से निश्चित था, उनकी मंशा रहती तो गैरसैंण, और तब तक क्योंकि तिवारी जी ने मेरे से खुद कहा था कि मैंने देहरादून में सारे कार्यालय बना दिए, गैरसैंण कैसे बनाए, तो बड़ा दुख हुआ। तो हमने कहा ये दीक्षित आयोग क्यों बना रखा है, इसको भंग करिए। क्या कहना, जनता की आंखों में धूल झोंक, अपने निहित स्वार्थ के लिए कितना। अब स्थिति यह है, एक नौजवान उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया, डबल इंजन की सरकार के प्रणेता मोदी जी ने, जो कहते हैं पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी उत्तराखंड के काम आएगा, इसके संकल्प के लिए मैं कर रहा हूँ। उत्तराखंड की जनता ने 2014 से लेकर 2017-19 से लेकर 24 तक निरंतर एकमुश्त मोदी जी पर विश्वास करके दिया, परंतु उस विश्वास का फल क्या हुआ। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री धामी कितना उत्तराखंड प्रेम। एक तरफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखता हूं चंद्रबाबू नायडू, जिन्होंने तत्कालीन मोदी सरकार से समर्थन इसलिए वापस लिया था पूर्व मोदी से कि आपने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, उन्होंने समर्थन वापस लिया। और इस समय जो समर्थन दिया है, इसमें बजट में 15,000 करोड़ जो मिले हैं वो अमरावती राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए भी मिले प्रमुखता से। और हमारे यहाँ उत्तराखंड में धामी जी गाए बिगाए गाए रहते हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह के गुण, पर उत्तराखंड के कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, इन्हें उत्तराखंड के हित को अपने आकाओं तक कहने का साहस है। हाँ, गैरसैंण मामले में एक महत्वपूर्ण बात तो ये जरूर हुई
कि बाबा मोहन उत्तराखंडी ने जो अपनी शहादत दी, उसके बाद निरंतर जो आंदोलन हुए, उससे सजग होकर 2013 में बहुगुणा के मुख्यमंत्री में काल में सतपाल महाराज और बहुगुणा ने ऐसा दबाव बनाया गैरसैंण में विधानसभा भवन के शिलान्यास का, और वहाँ पे मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन करके इस मांग को नई मजबूती दी। उसके बाद 2014 में हरीश रावत आए और ये बहुत तेजी से ये काम हुआ। भराड़ीसैंण में प्रदेश का पहली विधानसभा बनी और बहुत रमणीक बनी। पहला सत्र हुआ 2017 में। भाजपा जब कर्णप्रयाग विधानसभा उपचुनाव लड़ी थी, तत्कालीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जो वर्तमान में नैनीताल संसदीय क्षेत्र के सांसद भी हैं, वो इससे पूर्ववर्ती कार्यकाल में अपने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी बन चुके हैं। उन्होंने वचन दिया था 2017 में जब विधानसभा कि हमें अगर जिता दोगे तो हम गैरसैंण को राजधानी बना देंगे। राजधानी बनना तो दूर की बात है। उसके बाद त्रिवेंद्र रावत नाम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने केंद्रीय आकाओं को खुश करने के लिए, उनकी मंशा को पढ़ने के लिए और इस षड्यंत्र उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं की पीठ पर ताबूत का कील ठोकने के लिए गैरसैंण को आनन फानन में ग्रीष्मकालीन राजधानी। सवाल यह है कि किसी एक भी व्यक्ति ने नहीं मांगा था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाए। छोटे से प्रदेश में ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, बसंतकालीन, शरदकालीन ऐसी राजधानी अंग्रेजों के जमाने में होती थी। वो भूल गए त्रिवेंद्र रावत की राजधानी उत्तराखंड के लोगों ने अपने हितों के लिए बनाई। भूल गए नित्यानंद स्वामी से लेकर तिवारी, खंडूड़ी, निशंग, हरीश रावत, विजय बहुगुणा, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत और पुष्कर सिंह धामी। ये भूल गए कि उत्तराखंड की लोगों ने ये राज्य किसी नौकरशाह या नेताओं को की सत्ता लुलुपता के पूरे करने के लिए नहीं, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने हक हकूकों की रक्षा के लिए, उत्तराखंड के लोगों के विकास के लिए ये किया था। जो विकास उत्तर प्रदेश के शासन में उपेक्षित था, जो रौंदा जा रहा था उसके लिए किया था। अगर इनको लेस मात्र भी लोकतांत्रिक परंपरा का खौफ भी आता तो उत्तराखंड के अभी कुछ महीने पहले विधायक, जनप्रतिनिधि, एक नहीं 2-3 दर्जन जनप्रतिनिधि, विधायक ये पत्र नहीं लिखते गैरसैंण में विधानसभा का सत्र का आयोजन न हो, हमें ठंड लग रही है। इनके भरोसे अगर देश की सुरक्षा होती, एकता अखंडता की, तो इन्हें ठंड लगती। ये लिखते, सीमा पे रहते तो कहते हैं हमें ठंड लगती, सियाचिन, लेह लद्दाख में रहते, कारगिल में रहते तो ये पीठ दिखा के कब के भागे होते हैं। ऐसे लोगों को अगर सह किसी ने दी तो उत्तराखंड के इन तमाम हुक्मरानों ने
जिनमें नीति और नियत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर चंद्रबाबू नायडू की तरह नहीं। अपने पड़ोसी राज्य हिमाचल के मुख्यमंत्री परमार से लेकर वीरभद्र तक के, जिन्होंने हिमाचल के हित को कैसे सुरक्षित किया। अभी कल ही एक आंदोलनकारी साथी बलबीर सिंह धरवाण जो भूगर्भ शास्त्री वो आए थे, वो बता रहे थे किस प्रकार से उत्तराखंड में शासन में उत्तराखंडी के हितों को नज़रअंदाज करके वहाँ के तमाम पदों पर बाहर के लोगों को भरा जा रहा है। वहाँ बाहर के लोगों को, अपने प्यादों को भरने के लिए उनकी योग्यता में, उनकी क्या योग्यता चाहिए उसमें खिलवाड़ किया जा रहा है। ये उत्तराखंड के हाकाकुओं, लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ चुकी है। अगर उत्तराखंड के नेताओं में जरा भी सूझबूझ आंध्र प्रदेश के नेता चंद्रबाबू नायडू या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह थी कि अपने प्रदेश के हितों के लिए कैसे केंद्र पे दबाव डाला जाता है। आप जो विकास के तमाम कहानियां उत्तराखंड की जनता को पढ़ा रहे हैं, वो उत्तराखंड के नींव के पत्थर साबित नहीं हो। उनके कारण हमें जोशीमठ जैसी त्रासदी मिल रही है। जो विकास, अनियोजित विकास किया जा रहा है, उसके कारण हमें उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग जैसी मिल, उसके कारण टिहरी जैसे बांध हमारे जल संसाधनों और विद्युत संसाधनों पर बाहर के लोगों का शिकंजा है। सर्वोच्च न्यायालय ने फरमान दे दिया, उसके बाद भी उत्तराखंड की सरकार को ये हिम्मत नहीं आई वो अपने हक हकूकों की आवाज़ केंद्र सरकार, उनमें ये सोच नहीं है। थोड़ा बहुत अगर हल्ला मचाने का काम कर रहे थे, उस दिशा में थोड़ा काम कर रहे थे हरीश रावत, उनकी सरकार को भी अपदस्थ करने का काम किया गया। एकमात्र वर्तमान में ऐसे राजनेता हैं जो प्रदेश के हितों के लिए आवाज तो देते हैं, नहीं तो धामी जैसे या अन्य जितने भी नेता हैं, आवाज सुर में सुर जनता की। इसी कारण उत्तराखंड को धर्मशाला समझ तमाम देश के अपराधी वर्ग घुसपैठी रोहिला से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठी उत्तराखंड में घुस गए। हल्द्वानी प्रकरण में किस प्रकार से कमजोर पैरवी और समय पे कानूनी वो न करने के कारण सर्वोच्च न्यायालय क्या फैसला दे रहा है। मानवीय दृष्टिकोण, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो, जो प्रदेश के अमन चैन के लिए खतरा हो, आपको मानवीय हितों की रक्षा आ रही है। राष्ट्र के रक्षा, जिस राष्ट्र ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए 1947 में 22 लाख से ज्यादा लोगों का दर्दनाक मौत का दंश झेला हो, जो तमाम दंगे और अराजकता का शिकार रहा हो अलगाववादी, उस राष्ट्र में मानवता का पाठ पीड़ितों को सिखाया जाएगा। जो आक्रांता हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको नहीं सिखाया जाए। संरक्षण देने वाले लोगों को दंडित नहीं किया जाए। उत्तराखंड की जनता ने दिल्ली, देहरादून से लेकर गैरसैंण से लेकर अन्य क्षेत्रों में कितना मजबूती से आंदोलन किया, शहादतें दी, परंतु उत्तराखंड के राजनेता इतने धृतराष्ट्र से भी बदतर निकले, नीरो से भी बदतर निकले। अगर इन्हें लोकतंत्र का जरा भी एहसास उत्तराखंड के पार्टियों के नेताओं को, जिन लोगों ने गैरसैंण में ठंड लग रही थी, उनको उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए थी। जब बिहार की विधानसभा में
केवल मुख्यमंत्री की नकल करते हुए कुछ नाटक करने पे सदस्यता जा सकती है, तो उत्तराखंड की और देश की सुरक्षा के साथ जनभावना के साथ खिलवाड़ करने वाले विधायकों की सदस्यता क्यों नहीं जानी है? हमें बड़ा फक्र होता है इस देश की इस प्रकार की स्थितियों को देखकर। अब भी आंदोलनकारी साथी गैरसैंण की तरफ सत्र कर रहे हैं। कुछ लोग आशा कर रहे हैं कि इन पे आवाज उठाने से ये लोग 5वीं अनुसूची में उत्तराखंड को दाखिल कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि राजधानी गैरसैंण आंदोलन उत्तराखंड में जो घुसपैठ हुआ, जो उत्तराखंड की संस्कृति खतरनाक है, उत्तराखंड की रक्षा कैसे की जाए, उसके लिए भू कानून जो हिमालयी राज्यों में चलता, जनसंख्या का कानून 1950 जो पूरे देश में चलता है, वो लागू करने की बात। पर उत्तराखंड के नेता इतने दिशाहीन रहे। यहाँ की न्यायपालिका में किस प्रकार का प्रयोग और प्रशिक्षण किया जा रहा है, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। नौकरशाही किस प्रकार का शिकंजा पकड़ा दिया। अगर गैरसैंण का विरोध कोई कर रहे हैं तो भ्रष्टाचारी जनप्रतिनिधि, नौकरशाह और ये दलाल जो उत्तराखंड के आसपास से आकर जो दलाली करते हैं, राजधानी देहरादून में बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड में इतना भूभाग बना हुआ है, इसलिए आज हम नमन करते हैं। ये नेतृत्व की कमी है। कुछ लोग कहते थे राजधानी गैरसैंण वाइबल नहीं है। यही तर्क लोग उस समय देते थे जब उत्तराखंड राज्य बनना था कि उत्तराखंड वाइबल नहीं है। हमारे संसाधनों में जिस प्रकार का डाका डाला, हम पूरे उत्तर भारत को पानी और साफ हवा देते हैं, उसका प्रतिफल हमें क्या मिल रहा है? दिल्ली वालों को निःशुल्क बिजली और पानी मिल रहा है, उत्तराखंड वालों को बड़े हुए मीटरों से मन चाहे हजारों रुपये के बिजली के बिल वसूले की। उनके पर्यावरण के, उनके जल जमीन और जंगल के हकूकों को रोंदा जा रहा है। वहाँ घुसपैठियों की बसावट हो रही है, और तो और दिल्ली, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों से जंगली जानवरों और पशुओं को वहाँ छोड़ गए, बंदरों को, जो उत्तराखंड के आम जनमानस का जीवन है। वहाँ की ये हिंसक जंगली पशुओं के बारे में कोई निर्णय तक सरकार ने ले पाई। अगर इनमें हिम्मत होती तो उत्तराखंड में भी ऐसे सपूत होते हैं नेतृत्व वाले जो परमार है। कुछ कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश रहता। अरे केंद्र शासित में 2-4 नौकरशाह जो जनप्रति के नीचे हैं वो तो संभाले नहीं जाते। आप केंद्र शासित प्रदेश के दंश से कितना, अभी कुछ साल हुए केंद्र शासित प्रदेश बने, लद्दाख को उनसे पूछो। मन मर्जी केंद्र में यहाँ जो भी नौकरशाह ऑल इंडिया सर्विस कैडर का भेजा वो अपनी मनमानी करे। मैं तो ये जनप्रतिनिधियों के नीचे विधायक और हमारे विधायक ही इस प्रकार के हैं, तो वो जनप्रतिनिधि हैं, वो वायसराय से भी बड़े बन रखे हैं ये नौकरशाह। तो इन चीज़ों से हमें ये है कि कानून व्यवस्था अंकिता भंडारी जैसी स्थिति हो रखी है। मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा कौन देगा, इतनी नैतिक वो नहीं है उत्तराखंड के जनप्रतिनिधियों में कि मुलायम सिंह को जब भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया अपने निहित स्वार्थों के लिए, तो उसका विरोध करने का साहस तक नहीं आया। प्रदेश भाजपा के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री से लेकर संगठन के अदना किसी एक जनप्रतिनिधि ने
अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। मैं नमन करता हूं उत्तर प्रदेश के उस जाबाज सिपाही रमेश को, जिन्होंने मुजफ्फरनगर कांड होने पर 94 के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था कि अपनी माँ बहनों को और लोगों के साथ इतना दुराचार और अत्याचार करने वाली सेवा में मैं नहीं रहना चाहता। कभी उत्तराखंड सरकार ने उस महापुरुष को सम्मानित करने का काम किया? आपने तो लाल कालीन बिछाई बुआ सिंह से लेकर अनंत कुमार से लेकर नसीम तक के लिए, नैनवाल तक के लिए, उन अपराधियों के लिए आपने मुलायम सिंह के गुर्गों को अपनी पार्टियों में महत्वपूर्ण स्थानों में बसाया। तो आपसे आशा ही क्या की जा सकती? आप तो एक शब्द भी उत्तराखंड के हित में। हमें तो आज चंद्रबाबू नायडू जैसी, जिन्होंने इस बार भी दबाव डालकर अमरावती के उस स्वप्न को, उस पहचान को, जो एक गौरवशाली जिनका अतीत था, उसको वर्तमान से जोड़कर आंध्र प्रदेश की भविष्य, स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने का, और उत्तराखंड के ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको अपने प्रदेश के भविष्य के प्रति, अगर गैरसैंण में राजधानी बनती, अगर गैरसैंण में एम्स बनता, गैरसैंण में तमाम सुविधाएं होती राजधानी की, तो पर्वतीय जो क्षेत्र वीरान हो चुके हैं, हजारों गांव जो पलायन से त्रस्त हो गए हैं, वो नहीं होते। लोगों को अच्छी शिक्षा, चिकित्सा अपने क्षेत्र में मिल जाती। वहाँ शासन प्रशासन का दखल रहता, योजनाएं उत्तराखंड के हितों के, पर्वतीय क्षेत्रों के हितों। आज तो ये है, जो निर्देशालय थे पौड़ी से लेकर अल्मोड़ा से लेकर वहाँ, वो छोड़ के देहरादून में पलायन कर, गैरसैंण से बैर किले, उत्तराखंड से बैर किले। मैं नमन करता हूँ उन महापुरुषों को जिन्होंने अपने देश प्रदेश के हक हकूक़ों के लिए अपने वर्तमान को भी दाव पे लगाया और उसके लिए समर्पित होकर विकास किए। काश उत्तराखंड में भी होते चंद्रबाबू नायडू जैसे मुख्यमंत्री, तो उत्तराखंड की दिशा और दशा बदल जाती। हम पूरे विश्व में इतनी प्रतिभाएं हैं उत्तराखंड में और इतना अपार संसाधन है, उसको राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।